शीर्ष हमास नेता याहिया सिनवार को कुछ दिन पहले दक्षिणी गाजा पट्टी में मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। इलाके में इजरायली सेना की नियमित गश्त के दौरान सेना का सामना हमास के लड़ाकों से हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 हमास लड़ाके मारे गए। यह कोई उच्च तकनीकी अभियान नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के आधार पर संचालित था। गश्त के दौरान इजरायली सैनिकों ने पास की एक इमारत पर छापा मारा और भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने याहिया सिनवार का शव पाया। वह इजराइल का सबसे वांछित व्यक्ति था। सिनवार ने 7 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल के एक संगीत उत्सव में हुए नरसंहार की योजना बनाई थी। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और 250 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायली सरकार ने गाजा पट्टी में हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा की। पिछले 1 साल में गाजा में 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 100,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजराइल की लगातार बमबारी ने गाजा के बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन तबाह हो गया है। याहिया सिनवार के इस निर्मम फैसले के परिणाम स्वरूप हुए इस हमले में काफ़ी खून बहा और 350 से अधिक इजरायली सैनिक मारे गए। हमास की युद्ध रणनीतियां, खासकर सुरंगों के माध्यम से लड़ाई, शुरू में इजरायली सेना को चौंका देने में सफल रहीं। हालांकि संघर्ष बढ़ने के साथ इजरायली विशेष बलों ने बढ़त हासिल कर ली, घरों पर छापेमारी की, सैन्य ठिकानों को नष्ट किया और हमास की सैन्य क्षमताओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इन सब प्रयासों के बावजूद इजरायली नागरिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से निराश होते जा रहे हैं, खासकर तब जब उनके कई रिश्तेदार अभी भी हमास की कैद में हैं। कतर और मिस्र की मध्यस्थता में एक संघर्ष विराम समझौता हुआ, जिससे कुछ समय के लिए हिंसा थमी और कुछ हमास बंदियों को बंधकों के बदले रिहा किया गया। उसी समय हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के उत्तरी हिस्सों पर रॉकेट और मोर्टार हमले तेज कर दिए। इस कारण 60,000 से अधिक इजरायली निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इजराइल ने उत्तरी हिस्से के कुछ इलाकों को युद्ध क्षेत्र घोषित किया और प्रतिदिन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बुरी तरह प्रभावित हुए बेरूत और हिजबुल्लाह की प्रमुख सुविधाओं पर बड़े हवाई हमले किए गए। इन बमबारी से दक्षिणी लेबनान में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। साथ ही हिजबुल्लाह की सैन्य संरचना भी छिन्न भिन्न हो गई। 3,000 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके घायल हो गए, कई मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और कई शीर्ष कमांडरों की मौत हो गई, जिससे समूह के भीतर गहरा संकट उत्पन्न हो गया। इस बीच यमन के शिया लड़ाके हूथी हमास के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। मौजूदा मध्य पूर्व संघर्ष में ईरान की भूमिका स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। ईरान लंबे समय से हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों जैसे विभिन्न चरमपंथी समूहों का समर्थन करता आ रहा है। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड और कुद्स बलों के माध्यम से ईरान ने इन समूहों को हथियार, खुफिया जानकारी और वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे वे इजराइल के खिलाफ अपने अभियानों को बनाए रख सकें। ईरान की रणनीति पूरे मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करने और इजराइल को विभिन्न मोर्चों पर व्यस्त रखने के लिए इन चरमपंथी गुटों का इस्तेमाल करना है। लेबनान में ईरान के समर्थन ने हिजबुल्लाह को एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया है। यमन में ईरान ने हूथियों का समर्थन किया है, जो हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल के लक्ष्यों पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। ईरान की भूमिका केवल समर्थन तक सीमित नहीं है, उसने इन समूहों को उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे वे परिष्कृत हमले करने में सक्षम हो सके। यह अप्रत्यक्ष युद्ध रणनीति ईरान को सीधे संघर्ष में शामिल हुए बिना अपने विरोधियों को लंबे संघर्ष में फंसाए रखने की सुविधा देती है। ईरान का अंतिम लक्ष्य मध्य पूर्व में इजरायल और पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव का मुकाबला करना और अपने क्षेत्रीय वर्चस्व को बढ़ाना है। शिया मिलिशिया और चरमपंथी समूहों को हथियार और ताकत देकर ईरान अपने विरोधियों को अस्थिर करना और उन्हें लंबी लड़ाई में उलझाए रखना चाहता है।